वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सीटेट 2011 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने जो है हिस्ट्री को शुरू किया था और अभी जो है आपको पॉलिटिकल साइंस की भी वीडियोस मिल जाएगी। तो उसके लिए हमने मॉर्निंग में वीडियोस बनाई थी। तो पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास है वो मॉर्निंग में होती है और हिस्ट्री की जो है वो रात में इस टाइम को होती है। जियोग्राफी के लिए हम जल्दी ही एक टाइम स्लॉट जो है लेकर के आने वाले हैं जिसमें जियोग्राफी को भी कंप्लीट किया जाए और साथ ही साथ जो है ना आपको एमसीक्यूज वगैरह की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा आराम से। हमारा जो टारगेट है वो 60 आउट ऑफ 60 है, यानी कि पेपर 2 सीटेट के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका सब्जेक्ट जो है वो एसएसटी हो, यानी कि सोशल साइंस या सोशल स्टडीज हो। तो हमारे को 60 में से 60 नंबर लेकर के आना है, जिसके लिए हमें प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम पर आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर 2 है हमारा आज का, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। आ जाइए सभी के सभी। इन सर्च ऑफ अर्ली ह्यूमन, आरंभिक मानव की बात हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना, आरंभिक मानव की खोज में, इन सर्च ऑफ अर्ली ह्यूमन। तो देखिए हमने मानव के बारे में बात करा था। आरंभिक मानव जो है आदि मानव को कहा जाता है। तो वो कहाँ पर थे भाई? आदि मानव से भी पहले के टाइम में, एकदम अर्ली टाइम में, एकदम स्टार्टिंग वाले जो मानव थे उनको आदि मानव कहा जाता है। तो वो लोग कहाँ पर पाए गए थे? क्रेडल ऑफ मैनकाइंड किस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है? या मानव सबसे पहले किस महाद्वीप में आए थे? नीचे कमेंट करके आप हमारे को जरूर बताएं। पहली वीडियोज में हमने इसके बारे में चर्चा कर रखी है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है, आगे भी करेंगे। सीटेट से पहले आपकी प्रिपरेशन एक नंबर की एकदम अव्वल दर्जे की हो जाएगी। ठीक है, आपको केवल वीडियोस को देखना है, समझना है और अपने जो है नोट्स बनाते रहने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए सुनिएगा ज़्यादा, क्योंकि मैं लिख कम रहा हूँ। कोशिश यही है कि आपको ऐसे पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर दिया जाए, काफ़ी लोग पढ़ते ही नहीं है। सुनिए ध्यान से थोड़ा सा कि क्या चीज़ बताई जा रही है। देखिए सबसे पहले इनके निवास स्थान की बात करते हैं। तो भैया जब निवास स्थल की बात हो रही है कि भाई ये लोग जो है बेसिकली रहा कहाँ करते थे, ठीक है, सभ्य मानव कहाँ बने थे? तो भाई एशिया कॉन्टिनेंट में आके बने थे। ठीक है, एशिया में आकर के बने थे। निवास स्थल यानी कि इनके रहने की जगह। तो कुछ जगहों के नाम है, जैसे कि भीमबेटका, मैं लिख देता हूँ। भीमबेटका, सबके नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है। और भीमबेटका है, हुंगसी है, ध्यान रखिएगा। देखिए थोड़ा सा, और कुरनुल गुफाएं हैं। अब ये सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। कुरनुल गुफाएं हैं कि कुरनुल गुफा कहाँ है, भीमबेटका कहाँ है, ठीक है, ये सब कुछ जो है पूछा जाता है। अब ये सारी जो जगह है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये भारत के जो है, भारत के क्या है, ये भारत के पूरा पूरा पाषाणिक स्थल है। पूरा पाषाणिक स्थल है। पूरा पाषाणिक समझते हो? पूरा पाषाणिक स्थल है। पूरा पाषाण की बात हो रही है। देखिए स्टोन एज की बात हो रही है, वो भी ओल्ड स्टोन एरा। ठीक है, एकदम पुराने टाइम की बात हो रही है। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि भाई पुरा स्थल किसे कहते हैं? पुरा स्थल क्या होता है? पुरा स्थल को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? थोड़ा ध्यान नहीं है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। पुरा स्थल मतलब जहाँ पर पुरानी चीजें मिली हमारे को, जैसे कि जहाँ औजार मिल गए हों, औजार मिल जाए आपको, बर्तन मिल जाए कुछ पुराने एकदम, ठीक है, अर्ली टाइम के, या कुछ इमारतें आपको मिल जाएं, इस प्रकार की अगर आपको चीज़ मिल जाती हैं तो वो पूरा स्थल कहलाते हैं। जहाँ पर जिनके अवशेष यानी इनके जो एविडेंसेस मिल जाते हैं, या इन चीज़ों के जो आपको अवशेष मिल जाए। अवशेष मतलब होता है बची हुई कुछ चीज़ें। तो जहाँ पर आपको जैसे औजार, बर्तन या इमारतों के अवशेष मिलते हैं, ऐसी जगह को क्या बोला जाता है? पूरा स्थल। ठीक है, तो अभी पूछा जाएगा आपसे कि भाई नव पाषाणिक स्थल कौन से हैं, पूरा पाषाणिक स्थल कौन से हैं, तो आपको याद रखना होगा। वीडियोज में अभी हम आगे इसके बारे में बताएंगे। अब देखिए, हाँ जी, अब देखिए इसमें ये है आगे कि जो आदि मानव थे, आदि मानव मतलब जो अर्ली टाइम के जो मानव थे, आदि मानव जो है ये गुफाओं में रहा करते थे। कहाँ रहते थे भाई ये लोग? तो ये लोग गुफाओं में रहा करते थे। गुफाएं तो आप जानते होंगे, केव्स। ठीक है, केव्स में रहते थे ये लोग, गुफाएं में रहते थे और कंदराओं में रहते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्यों रहते होंगे भाई? गुफा में कोई व्यक्ति क्यों रहेगा? ताकि ये जो है ऐसे मतलब धूप से बच जाएं, बारिश से बच जाएं,
भाई अपने आप को धूप से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए, तेज हवाओं से बचाने के लिए क्या करते होंगे ये लोग, गुफाओं में रहा करते होंगे। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज है, इसको तो आप समझ गए होंगे आसानी से, इसमें कुछ इतना टफ नहीं है। आप कुछ जगहों के आपको नाम याद रखने हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जैसे पूरा पाषाणिक, ये पूरा पाषाण क्या है, नवपाषाण क्या है, ये भी आपको बताएंगे आराम से। आगे देखिए, पूरा पाषाणिक स्थल, कुछ नाम जान लेते हैं हम पूरा पाषाणिक स्थल के। पूरा पाषाण मतलब, देखिए स्टोन एज की बात हो रही है, इसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज जो सबसे पुराने वाला टाइम था। तो देखिए इसके अंदर जो है भीमबेटका, जिसका भी हमने ऊपर नाम पढ़ाई था, भीमबेटका। तो भीमबेटका पता है कहाँ है आज के टाइम में, ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है ये, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। देखिए डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है कि भाई कुछ आपको जगहों के नाम देंगे और फिर वहां से पूछेंगे कि निम्न में से पूरा पाषाणिक स्थल कौन से है। तो हो सकता है उसमें किसी का नाम हो, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई भीमबेटका जो है वो कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। होंसगी और जो है कुरनुल गुफाएं, कौन सी गुफा भाई, कुरनुल गुफाएं। कुरनुल गुफाएं जो है काफी फेमस है, इसको भी अभी हम आगे जानेंगे अच्छे से। ये पूरा पाषाणिक स्थल है, यानी कि ओल्ड स्टोन एज जो है वहां की ये प्लेसेस हैं। फिर है नवपाषाणिक, मतलब महापाषाणिक, मध्य पाषाणिक कह सकते हैं हम। पहले मध्य पाषाणिक जान लेते हैं, नव नहीं। नव मतलब तो न्यू हो जाएगा, न्यू स्टोन एज। मध्य पाषाणिक यानी कि मिडल स्टोन एज। मध्य, अरे पाणिक हो गया है ना, नाम स्पेलिंग थोड़ा गलत है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ अभी। पूरा, हाँ जी हाँ जी, क्या कह रहे हो आप, पूरा पाषाणिक, नव, नव, ओ, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। देखिए हिंदी इंग्लिश पढ़ाने तो आए नहीं, हम यहाँ पे एसएसटी पढ़ा रहे हैं, तो बातों को ध्यान रखेंगे एकदम, जो बातें आपको बताई जा रही है। ठीक है, उसका आपको ध्यान रखना है। अब ठीक है, नव पाषाणिक स्थल यानी कि ऐसी जगह जो मध्य पाषाणिक यानी कि मिडिल स्टोन एज में आते हैं। तो ये कौन कौन से थे, तो ये थे बुर्जहोम। बुर्जहोम जो है वो कश्मीर के अंदर है। कहाँ पर है, कश्मीर में। ये यहाँ पर घर मिले हैं जमीन के अंदर। ठीक है, कोहुलडीवा, दूसरी कौन सी जगह है भाई, कोहुलडीवा। ये जो जगह है ये कहाँ पर है, महागढ़ा भी है यहाँ का, महागढ़ा। ठीक है, महागढ़ा, इस पे अभी भी थोड़ी सी जो है दिक्कत है, महागढ़ा। ठीक है, तो ये जो है मध्य पाषाणिक स्थल है। उसके बाद है नव पाषाणिक स्थल। कौन सी है दूसरी उसके बाद जगह, नव पाषाणिक स्थल। भाई नव पाषाणिक स्थल के अंदर कौन कौन से आएंगे, सॉरी सॉरी, कुछ ये जो है बेसिकली, ये जो जगह है ये नव पाषाणिक स्थल के अंदर आते हैं, ऊपर नीचे हो गया है ये, इसका आप ध्यान रखेंगे। और मध्य पाषाणिक के अभी मैं बताता हूँ आपको। नव पाषाणिक मतलब न्यू स्टोन एज, मध्य पाषाणिक मतलब मिडल स्टोन एज। ठीक है, ऑडियो पे ध्यान रखिए थोड़ा सा, हो सकती है स्पेलिंग वगैरह तो मतलब अभी लिखने की जो है इस पे प्रैक्टिस हुई नहीं है टैब पर, जिस कारण इस तरह की दिक्कत आपको दिख रही होगी। तो मध्य पाषाणी के अंदर आता है जैसे कि ब्रह्मगिरी, क्या आता है भाई इसमें, इसमें आता है भाई हमारा ब्रह्मगिरी। ठीक है, तो ये जो जगह है जैसे कि भीमबेटका, हंस या कुरनूल गुफाएं, ये पूरा पाषाणिक ओल्ड स्टोन एज की जगह है। बुर्जहोम, कोहिलडिवा, महागढ़ा ये जो है नव पाषाणिक यानी कि न्यू स्टोन एज की जगह है। और ब्रह्मगिरी जो है वो मध्य पाषाणिक स्थल की जगह है, यानी कि मिडिल स्टोन एज की जगह है। ठीक है सर, हाँ जी। जगह आपको मिल गया, पूरा स्थल किसे कहते हैं वो आपको पता चल गया, पाषाण एज क्या है वो आपको पता चल गया, सबसे अर्ली टाइम है। अब हम कुछ चीजें जान लेते हैं आखेटक खाद्य संग्राहक के बारे में। भाई आदि मानव जो थे उनको स्टार्टिंग में क्या कहा जाता था, आखेटक, यानी वो आखेट करते थे और खाद्य संग्रह।
क्या बोलते हैं भाई, आखेटक, यानी कि वो आखेट शिकार करते थे, और खाद्य संग्राहक, और वो खाने को बचा के यानी स्टोर करते थे। ध्यान रखेंगे आप इसको। हाँ, वाइट में दिख रहा होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ये लोग लगभग 20 लाख साल पहले, कब, 20 लाख साल पहले, कब भाई, 20 लाख साल, 20 लाख साल पहले थे ये लोग। कब थे भाई, 20 लाख साल पहले। देखिए ऑडियो पे ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये लोग 20 लाख साल पहले यहाँ पर रहा करते थे, भोजन का इंतजाम करने के लिए। भाई जिस प्रकार से अपने भोजन का इंतजाम करते थे, इसीलिए इनका नाम जो है ये रखा गया है, आखेटक खाद्य संग्राहक। यानी कि ये जो है जंगलों में जाकर के शिकार करते थे, किसका, जानवरों का शिकार करते थे ये लोग, जानवरों का क्या करते थे, ये शिकार करते थे, इसलिए इनको आखेटक बोला जाता था। और साथ ही साथ में ये लोग जो है ना, हाँ, जानवर मछली वगैरह जो है इनका शिकार किया करते थे, चिड़िया पकड़ते थे ये। और फल फूल जो है, यानी कि पेड़ पौधे से जो है फल फूल आया करते थे, तो ये उनको स्टोर करते थे, उनको खाया भी करते थे, दाने, पौधे, पत्ती, दाने हो गए, पौधे हो गए, ये इत्यादि जो चीज़ है जो स्टोर की जाती है, इसके नाम पर इनको जो है आखेटक बोला गया। सॉरी, इसके नाम पर इनको क्या बोला गया, खाद्य संग्राहक। यानी खाने को स्टोर करने वाले को क्या बोला जाता है, खाद्य संग्राहक। और जानवरों का शिकार करने वाले को क्या कहा जाता है, आखेटक। तो भाई इनका नाम ऐसे कैसे पड़ा, तो आखेटक, आखेटक खाद्य संग्राहक। अब बेसिकली इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये है कि आखेटक खाद्य संग्राहक जो हैं वो असल में कौन लोग हुआ करते थे, वो तो आप जान गए। अर्ली टाइम के जो लोग थे वो हुआ करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक जो थे ना, इस समुदाय के जो लोग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, मूव करते थे। एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, ये लोग मूव करते थे। एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, ये मूव करते थे। क्यों घूमते थे भाई, जहां पर ये लोग रहेंगे वहां पे मान लो जानवरों का शिकार कर रहे हैं, तो जानवर खत्म हो जाएंगे, फल फूल वगैरह खा लिया तो वो खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे तो फिर ये दूसरी जगह चले जाएंगे, और वहां जा करके जो है दोबारा से शिकार करना शुरू कर देंगे, यही करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें ना इनके कुछ कारण आपसे पूछे जाते हैं कि भाई ये लोग जो है मूव जो करते थे, इसका कारण क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक जगह अगर रहेंगे तो वहाँ के पौधे जो हैं, यानी वहाँ के पौधे, फल फूल जो हैं या जानवर जो हैं, ये इनको खा करके क्या कर देते थे, खत्म कर देते थे, इनका इनका अभाव हो गया। यानी कि जहाँ पर ये लोग रहे, फल पौधे जानवरों को खा करके उसको खत्म कर दिया इन्होंने। और उसके बाद भोजन की तलाश में जो है, यानी कि इन लोगों ने भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश के कारण क्या करते हैं ये लोग, इनको मूव करना पड़ता है। पहला कारण हो सकता है भाई भोजन की तलाश में इनको जाना पड़ा। दूसरा कारण क्या हो सकता था भाई, जानवरों के पीछे पीछे चले जाते होंगे, जानवरों का पीछा करते होंगे। जानवरों का पीछा करना, यानी कि जानवरों का पीछा करते करते क्या करते होंगे, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते होंगे। और तीसरा कारण क्या हो सकता है भाई, देखिए तीसरा कारण क्या हो सकता है, अलग अलग मौसम में, अलग अलग मौसम में क्या होता है, अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फूल आते हैं, अलग अलग फल या फूल जो हैं वो उगते हैं। तो इस कारण क्या करते होंगे भाई, एक मौसम में यहाँ पर रहे, यहाँ का फल वगैरह खाया, ठीक है, और दूसरे मौसम में कहीं और, क्योंकि भाई यहाँ का तो फल खा लिया इन्होंने, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर ये क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे दूसरी जगह पर, और वहां पर जाकर के बस जाएंगे और फल वगैरह वहां पर खाएंगे। तो तीन कारण आपको यहाँ दिख गया होगा भाई। पहला कारण इनका ये हो सकता है कि भाई जानवरों का या भोजन की तलाश में ये लोग मूव करते थे। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई जानवरों का पीछा करते करते चले गए। तीसरा कारण ये हो सकता है कि भाई अलग अलग मौसम में अलग अलग जो है फूल उगते हैं, फूल यानी कि फल वगैरह, तो जिस कारण उस एक पर्टिकुलर एरिया का जो है फल वगैरह इन्होंने खा लिया, और फिर ये क्या करते होंगे, दूसरी जगह मूव कर जाते होंगे, और वहाँ पर जो है ये लोग उसी प्रकार से यानी कि आखेट और खाद्य संग्राहक बन करके रहते होंगे। और चौथा और अंतिम कारण इसका क्या हो सकता है, चार कारण जो है मेनली है। तो ये हो सकता है भाई नदियों का सूखना, कि भाई जहाँ पर ये लोग रह रहे होंगे तो वहाँ पे नदी, झील जो होगी, है ना, नदी हो गई, जो झीलें होंगी, ये सारी क्या होंगी, झीलों का सूखना, ये सब सारी चीजें यानी कि जो है सूख गई होगी। तो पानी की कमी, इसको क्या बोल सकते हैं हम, पानी की कमी।
तो पानी की कमी के कारण भी क्या करा होगा, ये मूव कर गए होंगे, माइग्रेट कर गए होंगे। तो भाई पूछा ये गया कि जो अर्ली ह्यूमंस थे ये लोग माइग्रेट क्यों कर जाते थे, तो इनका रीज़न ये है कि पहला ये है कि भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड। सेकंड रीज़न ये है कि भाई जानवरों का पीछा करते करते। तीसरा रीज़न जो है वो ये है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फल और फूल आते हैं अलग अलग पेड़ पौधों पर, जिस कारण इनको माइग्रेट करना पड़ जाता है। और चौथा कारण इसका ये हो सकता है कि जहाँ पे ये लोग रहा करते होंगे वहाँ पर पानी की कमी हो गई होगी, या फिर वहाँ पानी की कमी हो गई होगी, मतलब वहाँ की नदियाँ, झीलें, झरने जो होंगे वो सूख गए होंगे, तो जिस कारण जो है इनको मूव करना पड़ जाता होगा। इसके बाद जो पॉइंट है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ की ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो पॉइंट है वो है आग की खोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है कि भाई आग की खोज जो है ना वो कब हुई थी। तो भाई आग की खोज जो है, पहले देखो ये हुई कहाँ थी, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। कहाँ हुई थी भाई ये, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह है, जिस जगह का नाम है, जो अभी हम 2 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुरनूल गुफा। आंध्र प्रदेश में एक जगह है कुरनूल गुफा, जहां पर राख के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं भाई, राख के अवशेष मिले हैं, यानी कि एविडेंस मिले हैं ऐश के। ऐश के क्या मिले, यहाँ पर एविडेंस मिले हैं। कहाँ पर मिले भाई, आग की खोज कहाँ पर हुई थी, तो सबसे पहले आग कहाँ जलाया गया था, तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल गुफा के अंदर राख के हमारे को क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आरंभिक मानव थे, ठीक है, जो आरंभिक जो मानव थे, उन्होंने, आरंभिक मानव जो थे, इन्होंने जो है आग का आविष्कार कर लिया था। कह सकते हैं हम भाई, जो मानव थे ये आरंभिक, इन्होंने आग का आविष्कार जो है वो कर लिया था। भाई आग का आविष्कार किसने किया था, तो आग का आविष्कार आरंभिक मानव ने किया था। आग जो है, इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं, कैसे पता चला हमारे को कि भाई आग का आविष्कार हो चुका था, तो हमें राख मिली है, यानी ऐश मिला है। कहाँ से मिला है, तो कुरनूल गुफा से। और कुरनूल गुफा जो है वो आज के किस जगह पर है, तो वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, इसका ध्यान रखिए। अब पूछा गया, अब मतलब सवाल जो है वो ये आना चाहिए मन के अंदर कि भाई आग की खोज तो इन्होंने कर ली, अब आग की खोज करने के बाद आग का उपयोग कहाँ किया होगा इन्होंने, यानी कि आग का जो है प्रयोग कहाँ पर किया गया होगा, मतलब कहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया होगा। तो देखिए हम कयास लगा सकते हैं, जैसे कि प्रकाश के लिए, यानी कि रोशनी चाहिए इनको भाई, आग जला करके रोशनी इन्होंने प्राप्त की होगी। या फिर मांस को गर्म करने के लिए, भाई इससे पहले तो कच्चा खाते होंगे, उसके बाद क्या करा होगा, मांस पकाने में काम आया होगा। तीसरा क्या कारण हो सकता है, तीसरा कारण ये हो सकता है भाई जानवरों से बचने के लिए। कई जानवर, खतरनाक जानवर जो होते हैं वो आग से डरते हैं, तो जानवरों को दूर करने के लिए भी इन्होंने इसका इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। वीडियोस को भाई देखा करो, बाद में भी अगर आप बीच में आ जाते हो तो स्टार्टिंग से भी देखा करो, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में देख कर क्या पाओगे। अगर मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से कंटिन्यू करो और उसके बाद जो है दोबारा से देख सकते हो। वो तो अवेलेबल ही रहती है ना वहाँ पर, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ अवेलेबल होती ही नहीं है, तो अवेलेबल रहती है वो, ठीक है। तो देखिए आग का आविष्कार कब हुआ था, तो भाई आग का आविष्कार आरंभिक मानव ने ही कर दिया था। आरंभिक मानव जो है वो कहाँ थे, कहाँ पर थे भाई, कुरनूल की गुफा कहाँ पड़ी थी, कुरनूल की गुफाएं किस स्टोन एज में पड़ी थी भाई, ओल्ड स्टोन एज में, यानी कि पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो गया था। इसको मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग भाई पता लगे, पूरा पाषाण काल यानी कि ओल्ड स्टोन एज में ही आग का आविष्कार हो गया था, ठीक है। आग का आविष्कार जो है ओल्ड स्टोन एज में हो गया था, लेकिन आग का उपयोग यानी कि अच्छे से उपयोग जो है न्यू स्टोन एज में किया गया था। ध्यान रखिएगा इसका, ये भी सवाल आपसे पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा गया है कि भाई आग का आविष्कार कब हुआ था और आग का सही ढंग से उपयोग कहाँ कब किया गया था। तो दोनों सवाल सेम लगते हैं, लेकिन आंसर दोनों का ही अलग अलग है और सवाल भी अलग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, अभी हम स्टोन एज की हम बात कर रहे थे, तो चलिए स्टोन एज को हम डिवाइड कर लेते हैं कि स्टोन एज जो है वो कि कितने टाइम पीरियड का कौन सा स्टोन एज है। तो भाई पाषाण काल कहते हैं इसको, सीधी सी बात है। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, इसका विभाजन कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं। तो पहला जो आता है वो है पूरा पाषाण। क्या आता है भाई, पूरा पाषाण, इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। पाषाण मतलब पत्थर होता है। पूरा पाषाण के बाद क्या आएगा भाई, मध्य पाषाण, सीधी सी बात है। क्या आएगा, मध्य पाषाण। और उसके बाद क्या आएगा भाई, नव पाषाण, नया वाला भी तो आएगा, नव पाषाण।
मध्य पाषाण को क्या बोलेंगे? मिडिल स्टोन एज, एरा या एज जो भी कह सकते हो तुम, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? न्यू स्टोन एज। ठीक है भाई, स्टोन एज को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब देखिए कुछ चीजों को हम जान लेते हैं एक एक करके इन सभी के बारे में। एक एक करके हम सभी के बारे में कुछ चीजों को जान लेते हैं। तो देखिए जैसे पुरा पाषाण, तो पुरा पाषाण जो है ना, ये दो शब्दों से मिलकर के बना, आपको पता चल रहा होगा। पुरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर, यानी जो सबसे पुराना था। ठीक है, क्योंकि पत्थर एरा था यहाँ पे, इन लोगों ने जो है ना, आदि मानव जो है पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। तो भाई पत्थर के औजार, पत्थर के बर्तन, पत्थर की ही चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। तो इसलिए इसको स्टोन एज बोल दिया गया। ठीक है, और स्टोन एज को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। ठीक है, महापाषाण ऐसी कोई भी चीज नहीं है। एक बार सीटेट में क्वेश्चन यही आया था कि निम्न में से गलत को छाटिए, तो भाई पूरा पाषाण और नव पाषाण, मध्य पाषाण और महापाषाण लिखा था, तो महापाषाण उसमें गलत था, क्योंकि महापाषाण नाम की कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, तो चलिए पूरा पाषाण के बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। तो पत्थर से तो आप समझ गए भाई, तो जब जो चीजें हैं वो पत्थर की थी, तो कुछ चीजों का मतलब ये हो गया कि भाई 20 लाख साल से, 20 लाख साल पहले से लेकर के 20 लाख साल से 12,000 साल तक, 12,000 साल तक का। इसको 25 लाख से भी कहते हैं भाई, 25 लाख से लेकर के 12 के तक का टाइम पीरियड भी कहते हैं, बात एक ही है। 25 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल तक का, और 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक का जो टाइम पीरियड था वो पूरा पाषाण का काल था। ये सबसे, मानव इतिहास का सबसे लंबा काल जो है वो इसी के अंदर है। सबसे लंबा काल कौन सा है? वो पूरा पाषाण काल है। यानी कि मानव ने अपने जीवन का सबसे लंबा काल जो है वो किस एज में या किस जगह पर या किस काल में जो है व्यतीत किया है, तो वो पूरा पाषाण काल है, यानी कि ओल्ड स्टोन एज है। ये सवाल पूछा गया है कई बारी। ठीक है, ये समझ गए आप आराम से। टाइम पीरियड को हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। इसके बाद आएगा मध्य पाषाण। तो भाई मध्य पाषाण जो है वो 12,000 से लेकर के 10,000 साल तक का है, मिडल स्टोन एज। यहाँ पर थोड़े थोड़े जो है पत्थर के जो औजार बड़े बड़े हुआ करते थे ना, वो छोटे होने लगे, नुकीले होने लग गए थे। तो मध्य पाषाण हो गया बीच का समय। इसी के अंदर जो है ना जलवायु परिवर्तन हुआ था। क्या हुआ था? जलवायु परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट में क्या आया था? चेंज आया था। क्लाइमेट चेंज हो गया था। तो भाई पूछा गया है कि भाई क्लाइमेट चेंज जो है सबसे पहले कब हुआ था? तो क्लाइमेट चेंज जो है मध्य पाषाण के अंदर हुआ था। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज हुआ होगा तो भाई घास के मैदान बने होंगे। क्लाइमेट चेंज हुआ तो क्या होगा? घास के मैदान बने होंगे। अब घास के मैदान बनेंगे तो भैया घास खाने वाले जानवर भी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? घास खाने वाले जानवर भी होंगे। कौन कौन से जानवर होते हैं जो घास खाते हैं? घास खाते हैं तो भैया जो भी जानवर दूध देते हैं वो सारे घास खाते हैं, जैसे कि गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया इत्यादि। ठीक है, हिरन हो गया, बारहसिंगा हो गया, भेड़, बकरी, गाय, ये सभी क्या है? घास खाने वाले जानवर है। इनकी संख्या बढ़ रही होगी, अब सीधी सी बात है। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मानव ने इनके प्रजनन आदि की जानकारी की होगी उस टाइम में कि भाई इन लोगों का प्रजनन कैसे हो रहा है, कैसे इनकी जो पीढ़ी वो बढ़ रही है। तो इसके बाद इन्होंने क्या करा होगा? इनको पालना भी शुरू कर दिया होगा। तो इसका मतलब पशुपालन भी शुरू हो गया था भाई। पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी? तो मध्य पाषाण में हुआ था। ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, एकदम क्वेश्चन जो है ना एकदम वर्ड टू वर्ड बन जाता भाई, एकदम ध्यान रखिएगा। तो पशुपालन की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो मध्य पाषाण के अंदर, यानी कि मिडल स्टोन एज में हुआ था। ठीक है, अब देखिए बेसिकली एक चीज़ है कि इस काल के अंदर, यानी कि मध्य पाषाण काल में, मछली जो है वो भोजन का महत्वपूर्ण साधन थी। क्यों थी? क्योंकि भाई पानी वगैरह आ गया, भाई पानी में क्या होगा? मछली। तो मछली जो है भोजन का मुख्य साधन थी एकदम भाई। मछली तो मतलब मिलना चाहिए। ठीक है, तो मछली वगैरह जो है, जो वाटर के अंदर रहती है, उन जानवर की बात हो रही है। ये समझ गया आप आराम से? प्रमुख साधन थी। चलिए नवपाषाण को देख लेते हैं। नवपाषाण देख लेते हैं एक बार हम फटाफट से। तो अब देखिए नवपाषाण, यानी कि बाद 10,000 साल तक का वो हो गया। तो 10,000 साल के बाद का समय, वो सारा क्या होगा? न्यू स्टोन एज। एकदम ठीक है, इसको नवपाषाण कहा गया। इस काल में जो पत्थर के औजार हैं वो और छोटे हो गए। देखिए पहले में बड़े बड़े थे, उसमें उसके बाद उससे छोटे हुए, उसके बाद एकदम और छोटे हो गए। तो पत्थर के औजार जो हैं वो क्या हो गए भाई? छोटे छोटे हो गए, बारीक हो गए, नुकीले हो गए एकदम। ठीक है, तेज हो गए, धार वाले एकदम, तेज धार वाले हो गए एकदम। ठीक है, और धातु के हथियार बन गए थे। धातु यानी कि मेटल, धातु के हथियार बन गए थे, यानी कि मेटल के भी औजार आने शुरू हो गए थे।
ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछा जाएगा कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी, तो मध्य पाषाण में हुई थी। और धातु के हथियार कब बने थे, तो नव पाषाण में बन गया था। जलवायु परिवर्तन कब हुआ था, तो मिडल स्टोन एज में हुआ था। अब मुझे ये बताइए कि भाई ऐसा टाइम पीरियड बताओ जिसमें पत्थर के औजार थे या जो औजार हुआ करते थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे, तो वो कौन सा टाइम पीरियड है, तो भाई पूरा पाषाण है वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिए इसी काल को, नवपाषाण काल को एक और नाम से जाना जाता है। वो जो नाम है वो है लघु पाषाण। लघु, लघु नहीं लघु। ये थोड़ा सा जो है अभी भी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसके साथ धीरे धीरे जो है ये ठीक हो जाएगा। लघु पाषाण काल भी कहते हैं इसको। लघु मतलब होता है छोटा, शॉर्ट स्टोन एज। तो भाई देखिए नवपाषाण काल को लघु पाषाण भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, लघु पाषाण भी कहते हैं इसको। क्या क्या कहते हैं भाई, लघु पाषाण काल भी कहते हैं इसको। लघु पाषाण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट स्टोन एज। क्योंकि इस टाइम में जो है स्टोन का यूज, स्टोन के यूज के साथ साथ जो है मेटल की भी चीजें आनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है सर, तो स्टोन एज वगैरह आपने यहाँ पर सीख लिया होगा आराम से। वीडियो को बिल्कुल एकदम लाइक वगैरह ठोक के करते रहिए, ठीक है, शेयर जरूर कीजिए दबा करके एकदम। सीटेट के लिए जो है प्रिपरेशन बहुत तगड़े स्पीड में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। बाकी पिछली बार भी वीडियोस मैंने बना रखी हैं जिनको आपको जो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उनको जा करके भी चेक करिएगा। और अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं अच्छे से। ठीक है, सुबह जो है मॉर्निंग में क्लास होती है जो सिविक्स की है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की होती है। और जियोग्राफी के लिए अभी क्लास हुई नहीं है। जियोग्राफी का भी जो हम टाइम स्लॉट बना रहे हैं एक, बीच में देखते हैं दोपहर वगैरह में अगर हो जाए। और रात में तो हिस्ट्री की क्लास जो है वो फिक्स ही है। इसके बाद देखिए एक चीज़ आता है शैल चित्रकला। चित्रकला की हम बात कर लेते हैं भाई, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जान लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। अब शैल चित्रकला जो है ना, देखिए जो लोग जो है जिन गुफाओं में लोग रहा करते थे ना, उसमें वो कुछ ना कुछ दीवारों पर चित्र बना दिया करते थे। तो ऐसे चित्र भी मिले हैं हमारे को। अभी जो चित्र थे ना वो इतने सुंदर हुआ करते थे, यानी कि शैल चित्रकला का जो उदाहरण है, उदाहरण बोले तो शैल चित्रकला मिली कहाँ से है, तो भाई ये मध्य प्रदेश यानी कि एमपी की, सॉरी एमपी और जो है दक्षिणी उत्तर प्रदेश, एमपी एंड क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश और दक्षिणी यानी कि साउथ यूपी में। ठीक है, शैल चित्रकला जो है वो कहाँ पर मिल पाए गए हैं, तो एमपी के अंदर और साथ यूपी में। ठीक है, ये पाए गए हैं यहाँ पर। अब देखिए इसको ना सजीव चित्रण किया गया है, ये पूछा जाता है जानवरों का सजीव एकदम बिल्कुल। ठीक है, मतलब उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जानवर को वो लोग पकड़ रहे हैं एकदम, मतलब ऐसी कलाकारी नहीं है जैसे कि आज होती है आर्टिस्ट, लेकिन जो उस टाइम की है उसमें ये बड़े ही सुंदर है। सजीव जानवरों का सजीव चित्रण किया गया है इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है पूछा गया है कि जानवरों का सजीव चित्रण कहाँ से पाए गए हैं, तो मध्य प्रदेश और साउथ यूपी से पाए गए हैं। ठीक है, शैल चित्रकला के ये बहुत बड़े उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट है एकदम। पॉइंट टू पॉइंट जो एनसीईआरटी में ना केवल उसको डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल ब्रीफ में नहीं जा रहे। आपको ब्रीफ में देखना है तो वीडियोस पहले से पढ़ी हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम शतुरमुर्ग की बात कर लेते हैं भाई। भारत में शतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। ठीक है, अब इंडिया में ऑस्ट्रिच की बात हो रही है, तो भाई देखिए इसमें से भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूछा जाता है कि भाई ऑस्ट्रिच जो है वो अब तो नहीं है, विलुप्त हो चुकी है ये प्रजाति। तो ऑस्ट्रिच कहाँ पाए जाते थे, यानी कि किस टाइम पीरियड में, तो देखिए भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान, पूरा पाषाण एकदम समझ गए ना, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण टाइम में, पूरा पाषाण काल यानी कि ओल्ड स्टोन एज में। तो देखिए ओल्ड स्टोन एज में शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। एक को नंबर का क्वेश्चन आपको मिल गया। अब देखिए इसके ये पाए कहाँ से गए हैं, तो महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में एक जिला है महाराष्ट्र के पटने। ठीक है, महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल समझ गए आप, जहाँ से पुरानी चीजें मिलती हैं। तो महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल में यहाँ से जो है पुरा स्थल में शतुरमुर्ग के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, अवशेष मिले। किसके अवशेष मिलेंगे भाई, तो शतुरमुर्ग के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर पाया गया भाई ये, तो पूरा स्थल, कौन सा पूरा स्थल में। अब देखिए यही सवाल है, देखिए माइक में आवाज, आवाज तो बिल्कुल ठीक है सर, आवाज बिल्कुल ठीक है सर, आवाज को कोई दिक्कत नहीं है। शतुरमुर्ग जो है वो किस टाइम पीरियड में हुआ करते थे, तो वो हुआ करते थे ओल्ड स्टोन एज के अंदर।
ओल्ड स्टोन एज में वो शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। और कहाँ पर इसके साक्ष्य या अवशेष मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, तो महाराष्ट्र के पटने जिले से मिले हैं। ठीक है, ये समझ गए आप आराम से। अब देखिए एक चीज़ और मिले, एक दो चीज़ और जान लीजिए इसके बारे में। इसके जो कुछ छिलके हैं, इसके अंडों के छिलकों पर, अंडों के छिलकों पर चित्रण मिला है। चित्रण समझते हो, पिक्चर्स बनाए गए हैं उसके ऊपर। और अंडों से जो है मन के भी बनाए गए थे। अंडों से क्या बनाए गए थे भाई, तो मन के बनाए गए थे। अंडों से मन के बनाए जाते थे। अभी शुतुरमुर्ग से रिलेटेड आपको इतनी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। बिल्कुल एकदम ये वो चीजें हैं जो पेपर में जो है पूछी गई हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजों को सुनिए एक बारी। 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले कौन सा टाइम पीरियड था भाई, 12,000 वर्ष पहले कौन सा टाइम पीरियड था, तो मध्य पाषाण था। क्या था, मिडिल स्टोन एज था, मिडिल स्टोन एरा था। तो भाई इसी वक्त जो है ना खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था इसको तो काफी अच्छे से, खेती और पशुपालन। अब खेती में मेरे को आप बताएंगे कि सबसे पहले कौन सी फसल जो है वो उगाई गई थी, फसल मुझे बताइए। और मुझे ये बताइए कि पशु के अंदर यानी कि जानवर में किस जानवर को सबसे पहले पाला गया था। ठीक है भाई, जंगली जानवर था वो। अब मानव ने क्या करा था भाई, पौधे, बीज तथा उनके उगने के समय, स्थान व तरीकों को सीखना आरंभ कर दिया कि भाई कौन सा पौधा किस टाइम में उगता है, उसके बीज को कैसे बचा के रखते हैं, कैसे उसको रीग्रो करते हैं, इसको सीख लिया था। और धीरे धीरे वो लोग क्या बन गए थे, कृषक बन गए थे। तो कृषक की जो शुरुआत है, यानी मानव कृषक किस टाइम पीरियड में हुआ था, तो मध्य पाषाण काल के अंदर हुआ था, यानी कि मिडिल स्टोन एज के अंदर वो कृषक हुआ था। मैं ठीक से लिख देता हूँ, अभी लिखने में दिक्कत है, प्रैक्टिस इतनी अच्छी हुई नहीं है इसीलिए। ठीक है, और सबसे पहले किस जानवर को, ये मैंने कल ही बताया था, मुझे आज आप आंसर करेंगे कि सबसे पहले किस जानवर को इन्होंने पालतू बनाया था। और पशुपालन के अंदर भाई कैसे पशु पाले गए थे, तो दूध देने वाले, जो दूध दिया करते थे, और जो अहिंसक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अहिंसक जो जानवर हुआ करते थे, जो कि जैसे कि गाय हो गया, बकरी, भेड़, ठीक है, इनको इन्होंने पालना शुरू किया था। हिंसक जानवर को ये लोग नहीं पाला करते थे। इतनी चीजें हो गई, चलिए आगे देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, उसको कहते हैं बसने की प्रक्रिया। क्या कहते हैं उसको, बसने की प्रक्रिया, प्रैक्टिस ऑफ सेटलमेंट। भाई अब मानव में कृषि सीख ली, जानवर पालना शुरू कर दिया। और कृषि के अंदर बेसिकली ये होता है कि ऐसा थोड़ी है कि भाई आपने आज जो है यहाँ पर बीज बो दी और आज ही आपको पौधे मिलेंगे, अनाज मिलेगा और लेकर के आप चले गए। भाई उसमें टाइम पीरियड लगता है 3 महीने 4 महीने। तो भाई जब इतना टाइम पीरियड वो लगाएंगे तो धीरे धीरे क्या करेंगे, बसेंगे वहाँ पर, रुकेंगे, देखभाल तो करेंगे। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या कहा जाता है, बसने की प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है, लोगों के द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या कहा जाता है, बसने की प्रक्रिया। अब अपनाए गए ये पौधे जो थे और जानवर जो थे, ये जंगली पौधों और जानवरों से अलग हुआ करते थे। ठीक है भाई, ये उदाहरण के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि भाई आमतौर पर ऐसे पौधों को ये लोग या जानवरों को ये लोग चुनते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि ऐसे जानवर पाल लें जो बार बार बीमार होता हो, हिंसक हो, ऐसे जानवर को ये लोग पालते ही नहीं थे। ऐसे पौधे जो है ये उगाते ही नहीं थे जो जल्दी ख़राब हो जाए, धूप से ख़राब हो जाए, पानी से ख़राब हो जाए। इस प्रकार के पौधे वगैरह को और जानवरों को इस्तेमाल करते थे ये लोग, जो लॉन्ग टर्म में, यानी कि उस टाइम के पीरियड के हिसाब से आप सोचिए कि भाई एकदम कैसी कृषि रही होगी, जो भाई सरवाइव कर जाए उस सिचुएशन के अंदर, उनको ही इन्होंने क्या करा था, पाला था। अब यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके बड़े दाने और अनाज पैदा होते थे, जिनके भाई दाने बड़े हुआ करते थे और उनसे दोबारा से अनाज पैदा हो जाए, और जिनकी मजबूत जो डंठल होती है ना, तो भाई मजबूत डंठल होते हैं पेड़ के, वो होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि भाई जो दाने पकेंगे तो भाई उसका वजन जो है वो उठा सके। ऐसा ना हो कि भाई दाने उगे और पेड़ ही नीचे गिर गया। और जानवर में भी किस तरह के जानवर को चुनते थे, अहिंसक जानवर। तो बसने की प्रक्रिया आप समझ गए आसानी से, काफ़ी आसान है। लोगों के द्वारा जानवरों को पालना और पेड़ पौधे उगाने को क्या कहा जाता है, बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट था, ये आप समझ गए होंगे। देखिए ऑडियो पे ध्यान दीजिए, लिखने में थोड़ा टाइम भी टाइम मतलब बेसिकली क्या, टाइम कम ही है और आपकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए टाइम पर, इसीलिए।
अब इसके बाद आता है एक नवीन जीवन शैली। नवीन मतलब होता है भाई नई तरीके से, नवीन जीवन शैली भाई नए तरीके जीने के। अब घर वगैरह भी तो बनाएंगे। जब लोग पेड़ पौधे उगाने लगे, उनकी देखभाल करने लगे, तो उनके लिए लंबे समय तक एक जगह तो रुकेंगे वो लोग। अब बीज बोने से लेकर के फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करना, उसका खरपतवार हटाना, भाई कीड़े मकोड़े, वीड्स डालना, जानवरों और चिड़ियों से फसलों की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। ये बहुत सारे काम जो है इस प्रकार की, यानी कि बसने की प्रक्रिया में क्या होते हैं, शामिल होते हैं भाई। सब कुछ देखना पड़ता है। अब उसके बाद इन्होंने जो है अनाज का भंडारण करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, पहले तो ये लोग मतलब खाते थे, उगाते थे, अब इन्होंने भंडार करना शुरू कर दिया, यानी कि स्टोर करना शुरू कर दिया, अनाज का भंडारण। है ना, बिल्कुल सही बात है भाई। अनाज उगने लग गए तो उसको इन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया। अब इसी के साथ साथ इन्होंने क्या बना लिया यहाँ पर, स्टोर किस में करेंगे, तो मिट्टी के बर्तन में। किस में करेंगे भाई, मिट्टी के बर्तन में। तो मिट्टी के बर्तन बनाए इन्होंने। ठीक है, मृद भांड कहते हैं इसको, मिट्टी के बर्तनों को क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मृदभांड बनाए इन्होंने, टोकरियां वगैरह बनाई, जमीन में गड्ढा खोदा। ठीक है, जहां पर इन्होंने इसको क्या करा, सेव करना शुरू कर दिया। अब जहां पुरातत्वविदों, यानी कि पुरातत्वविद वो होते हैं जो इन पुरानी जगहों को ढूंढा करते हैं, तो इन्होंने इनकी जहाँ पे शुरुआती जो कृषक हुआ करते थे और पशुपालन होने के जो साक्ष्य मिले हैं, मतलब पुरातत्वविदों को जो है ना, इसके साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं कि भाई गड्ढा कर रखा है, मिट्टी के बर्तन बना रखे हैं, ठीक है, पशुपालन कर रखा है। और ये कहाँ कहाँ मिले, तो पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। ऐसा नहीं कि केवल मतलब भारत के कश्मीर वाले इलाके में है, नीचे नहीं है, पूरे में मिले ये। ठीक है, यानी कि हर जगह के जो लोग हैं वो नवीन जीवन शैली को अपनाने लग गए थे, उसकी ओर बढ़ने लग गए थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था, पश्चिमोत्तर क्षेत्र भाई, पश्चिम उत्तर क्षेत्र, जो पश्चिम यानी कि वेस्ट नॉर्थ, पश्चिमोत्तर क्षेत्र यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो है ना, कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट जो एरिया था, जो क्षेत्र था, वो इसमें काफ़ी आगे था। आधुनिक कश्मीर आता है इसमें, क्योंकि कश्मीर में बुरजहूम मिला है। इसमें क्या मिला भाई, कश्मीर आ जाएगा, कश्मीर के अंदर हुआ था। और पूर्वी दक्षिणी भारत के अंदर भी मिले हैं, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में मिला है, ईस्ट में भी मिला है, ठीक है, साउथ में भी मिला है। मैंने बताया जैसे कि पूरे ही भारत के अंदर ये जो है पाए गए थे कि भाई लोग जो है ना बसने की प्रक्रिया की ओर, मतलब बसने की प्रक्रिया के अंदर है या बस रहे हैं लोग। ठीक है, समझोगे। अब देखिए कुछ चीज़ों के नाम यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, उसको देखिएगा एक बारी। कुछ पुराने स्थल के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, और वहाँ से किस प्रकार के अनाज मिले हैं या किन जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, अनाज एंड हड्डियाँ, इसको देख लीजिए। तो देखिए मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर। मेहरगढ़ से रिलेटेड एक और सवाल था, वही अगर बता सकता है तो देखिए, कल ही बताया हमने, मेहरगढ़ को डिस्कस किया था, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर। यहाँ से क्या मिला है, तो भैया यहाँ से गेहूँ मिला है, क्योंकि भाई यहाँ पर तो खेती हुई थी, आपको पता ही है, गेहूँ और जौ की तो हुई थी, गेहूँ जौ की खेती हुई है। यहाँ पर भेड़ मिले हैं, जानवर के तौर पे क्या मिला है, भेड़, बकरियां भी मिली हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है। कोहल डीवा, इसको भी देख लेते हैं। कोहल डीवा है ना ये, कोहल डीवा कहाँ पर है भाई, तो ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अंदर है। यहाँ से क्या मिले हैं, तो भाई यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिला है भाई, चावल मिला है यहाँ पे, जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं यहाँ पर अलग अलग। इसका मतलब यहाँ पर भी जानवरों की हड्डियाँ हैं और चावल है, यानी कि कृषि भी हुई थी और साथ साथ में पशुपालन भी हुई थी। एकदम ध्यान रखेंगे आप इसको। अब समझ में आ रहा है, अलग अलग जगह से देखिए, पाकिस्तान, यूपी, उसके बाद महागढ़ा, महागढ़ा भी कहाँ है, तो ये भी यूपी के अंदर है। महागढ़ा, ये महागढ़ा है, ठीक है भाई। महागढ़ा कहाँ है, ये भी यूपी है। यहाँ से भी आपको क्या मिला है, तो चावल मिले हैं, मवेशी मिले हैं यहाँ पर, मवेशी के साक्ष्य मिले हैं। मवेशी जो है जो भेड़ बकरी चराते हैं उनको कहा जाता है। मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर है, फिर है ग्रुफ गुफ कराल, ये कहाँ है, तो कश्मीर में है। कहाँ पर है भाई, कश्मीर में है। तो कश्मीर में क्या मिला है, गेहूं और दलहन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है सर, गेहूं और दलहन के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। फिर इसके बाद है बुरझूम, भाई बुरझूम भी तो है, बुरझूम भी कहाँ है, तो ये भी कश्मीर में है।
बुरझोम, बुरझोम भी कहाँ है भाई? ये भी कश्मीर में ही है। यहाँ पर क्या मिला है भाई? यहाँ पर भी गेहूं मिला है, दलहन मिला है, और क्या मिला है भाई? गेहूं, दलहन, और यहाँ पर कुत्तों के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब जानवर। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि भाई जो भी जगह है, यूपी हो गया, पाकिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, तो देख रहे हैं यहाँ पर कृषि की भी जगह चीज़ें मिल रही है, एविडेंस मिले हैं कि भाई यहाँ पर एग्रीकल्चर हुआ था, और जो है साथ साथ में जो है जानवरों का भी मिला है। चिरांद कहाँ पर है? तो भाई बिहार है। कई बार पूछ लिया जाता है कि बिहार का वो जगह बताइए जो पूरा स्थल के अंदर आता है, तो वो चिरांद है। तो भैया यहाँ से देखिए क्या मिला है, यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से गेहूं मिला है, यहाँ पर हरे चने मिले हैं। हरे चने कहाँ से पाए गए हैं भाई? यहीं से मिले हैं। भैंस मिली है, यहाँ पर भैंस के साक्ष्य मिले हैं, और जो है साथ ही साथ में बैल के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसके बाद एक और जगह है जो है हल्लूर। ये कहाँ पर है? तो भाई ये आंध्र प्रदेश, एपी लिख रहा हूँ, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ज्वार मिला है, ज्वार बाजरा जिसको कहते हैं हम। तो ज्वार बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। मवेशी मिले हैं यहाँ पर। भाई मवेशी मिले हैं तो इसका मतलब जानवर भी मिले होंगे। कौन से जानवर मिले होंगे? तो भाई भेड़ मिली होगी, भेड़ बकरी मिले होंगे। ठीक है, सही बात है ना? ये तो आप देख रहे होंगे कि भाई जगह में है यहाँ पर, और जिसके साथ साथ ही क्या है, अलग अलग चीजें जो है हमारे को मिल रही है। अब देखिए इसके बाद नवीन जीवन शैली को अपना लिया। सबसे पहले लोग आए, लोग जो है वो बसे। बसने के बाद उन्होंने एक नई तरह की जीवन शैली जो है अपनाई। अब भाई लोग जो है जीवन शैली को अपना रहे हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं? उसका हैबिट हो जाती है उनको। उसके बाद हैबिट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? स्थायी जीवन की ओर बढ़ जाएगी भाई, परमानेंट सेटलमेंट। क्या होगा भाई? परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा ना सर। स्थायी जीवन, स्थायी जीवन। तो देखिए पुरातत्व को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। भाई झोपड़ी और घरों के निशान, यानी कि घरों के निशान जो है वो कहाँ से मिले हैं? मैंने पहले ही भी बताया था। तो घरों के निशान जो है कहाँ से मिले हैं, बता सकता है कोई? घर यानी कि झोपड़ी या घरों के निशान जो है वो कहाँ से मिले हैं भाई? कश्मीर के अंदर बुर्ज़होम से मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं? बुर्ज़होम, बुर्ज़होम से मिले हैं। इसको ये लोग क्या बोलते हैं? ये ना जमीन के अंदर गड्ढे बनाए हैं। तो बुर्ज़होम में जो मिले हैं वो जमीन के अंदर गड्ढे करके, जमीन के अंदर घर मिले हैं, जिसको ये लोग क्या बोलते थे? गर्तवास। क्या बोलते हैं भाई? गर्तवास। गर्तवास मतलब होता है जमीन के अंदर जो है जो घर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? गर्तवास। इसमें उतरने के लिए उन्होंने सीढ़ियां भी बना रखी थी, और इसमें ठंड के मौसम में इनको सुरक्षा मिलती होगी क्योंकि भाई ये अंदर रहते हैं, जानवरों से बचते होंगे ये। और अंदर और बाहर दोनों तरफ आग जलाने के निशान मिले, यानी कि झोपड़ी जो ये घर है ना इनका, बुर्ज़होम जमीन के अंदर, इसके अंदर भी आग जलाने की वो मिली है एविडेंस, और बाहर भी। तो ये लोग ये मानते हैं कि भाई मौसम के अनुसार जो है ये घर के अंदर और बाहर रहते होंगे। अब एक लास्ट चीज जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वो है मेहरगढ़ में, ये आपकी बुक के अंदर भी है, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ये एक लास्ट पॉइंट जो है आज इसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। मेहरगढ़ कहाँ पर है भाई? पाकिस्तान के अंदर है। तो देखिए इसमें, इसको सुनिएगा ध्यान से। ये जो है ना ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास है। भाई ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता कौन सा है? बोलन दर्रा। ये पाकिस्तान में है भाई, ठीक है। ये इस रास्ते में पड़ता है, इसका बीच का हरा भरा समतल स्थल है, ठीक है। अब देखिए मेहरगढ़ से आपने देखा होगा, मेहरगढ़ के अंदर ही दो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं। जैसे ये सुलेमान की पहाड़ी होगी, किरथर की होगी। इसके बीच की जो ये जगह है ना, इसी इसी को दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ के बीच की जगह को दर्रा कहते हैं। ये समतल होता है। ये जो जगह है यहाँ पर खेती हुई थी, ठीक है। इसको तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले कृषि हुई थी यहाँ पर, ये तो आपको पता चलेगा भाई, कृषि हुई थी सबसे पहले यहाँ पर। पशुपालन भी शुरू हुआ था यहाँ पर। तो कृषि और पशुपालन की शुरुआत जो है मेरगढ़ में हुआ था। देखिए जीवन मृत्यु से जो रिलेटेड है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो यहाँ पर जो घर थे ना वो चौकोर घर थे, यानी यहाँ के जो घर थे वो चौकोर थे। चौकोर मतलब चारों तरफ से एक समान थे, या रेक्टेंगुलर थे, रेक्टेंगुलर थे। अब मृत्यु से रिलेटेड जो है सवाल इसमें पूछा जाता है, देखिए इसको समझिएगा ध्यान से। मेहरगढ़ में जो है, जो मेहरगढ़ के बाद यहाँ के जो मतलब मृत्यु के बाद यहाँ के लोग क्या करते थे पता है? मृतकों को दफना देते थे। क्या करते थे ये लोग? तो एक तो मृतकों को ये दफनाते थे, जिसको ये लोग क्या बोलते थे?
कब्र, क्या बोलते थे भाई, कब्र। और एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी रखते थे, यानी कब्र में मृतक प्लस में बकरी रहती थी। भाई इनका मानना ये था कि भाई इसको हो सकता है परलोक में भी जो है खाने के लिए कुछ चाहिए, तो भाई ये बकरी को दफना दिया करते थे। ये इसकी काफी इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई मृत्यु के बाद ये लोग क्या करते थे, कब्र में व्यक्ति को दफनाने के बाद उसके साथ एक बकरी को दफना दिया करते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस वीडियो के अंदर हमने काफी चीजों को जाना है। ठीक है, एक पॉइंट और चीज है, उसको भी देख लीजिए, बस ये लास्ट रह गया है। इसके बाद इस क्लास को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, यानी कि कंप्लीट करते हैं, एंड करेंगे। एक होता है काष्टासम। काष्टासम कहते हैं भाई अति प्राचीन लकड़ी, अति प्राचीन ऐसी लकड़ी जो बहुत पुरानी हो गई है और एकदम सख्त हो गई है। अति प्राचीन लकड़ी जो बिल्कुल हार्ड हो गई है, इसको क्या बोलते हैं, काष्टासम। काष्टासम, ठीक है। इसके औजार और बर्तन भी मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, जेटाइट का पत्थर मिला है, यानी काष्टासम काष्टासम मिला है, जेटाइट पत्थर मिला है। कौन सा पत्थर मिला है भाई, देख लीजिए, इसको ये पूछा गया है इसलिए आपको बताया जा रहा है। जेटाइट का पत्थर मिला है। जेटाइट पत्थर जो है, इनका मानना ये था कि भाई चीन से आ गया होगा या ये लोग व्यापार करते होंगे। जेटाइट का पत्थर मिला है। ये सब मिला कहाँ से है, तो भाई ये सब मिला है हमारे को डाउजली हेडिंग से। ये दोनों जो चीज है ये हमारे को कहाँ से मिली है, ठीक है, ये मिली है हमारे को दाउजली हेडिंग से। देखिए हम इसके अंदर बेसिकली क्या है ना, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, और अगर आपको ब्रीफली पढ़ना है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं, वहां से देख लीजिए। इनका मानना ये था कि भाई चीन म्यांमार से ये लोग व्यापार करते होंगे, या चीन म्यांमार से जो ब्रह्मपुत्र की नदी आती है भाई, वहां के जरिए से क्या होता होगा, जेटाइट का पत्थर जो है उसके उसमें बहता हुआ भारत में आ गया होगा। तो ये जेटाइट का पत्थर इंपॉर्टेंट है भाई, ये कहाँ से मिला है, तो ये दाउजली हेडिंग से मिला है। और कास्टम का मतलब होता है अति प्राचीन लकड़ी जो काफी हार्ड हो गई हो। ठीक है, तो ऐसी लकड़ी जो टाइम पीरियड के साथ साथ जो है काफी हार्ड हो गई है, उसको क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं भाई उसको, कास्ट आसन। तो काफी चीजों को हमने इस वीडियो में पढ़ा। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। लाइक शेयर आप जरूर करिए, बिना लाइक शेयर करे तो जाइएगा नहीं। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप एमसीक्यूज वगैरह देख सकते हैं, जो एमसीक्यूज हमने बना रखे हैं पहले से, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाए। ये भी हम भी यही चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक